कभी कभी लोन जब लेने जाते हैं बैंक्स के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, तो वो हमसे बोलते हैं कि भैया हम लोन तब देंगे, पहले ना आप कुछ हमारे पास सिक्योरिटी रखाओ। तो अमूमन जो भी लेंडर होता है, जो भी उधार देने वाला होता है, वो सिक्योरिटी रखाता है। वो बोलता है जी कुछ अपना मॉर्गेज में रखो, कुछ गिरवी रखो, ताकि मेरा पैसा सेफ रहे। और हम क्या करते हैं, अपने बिल्डिंग गिरवी रख दी, या अपनी मशीन गिरवी रख दी, या अपने फैक्ट्री को अगर है, तो कोई भी एसेट को जो होता है, हम जब लोन लेते हैं तो लोन लेते समय उसको हम गिरवी रख देते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम कोई एसेट गिरवी रखते हैं तो कभी कभी जो लोन देने वाला होता है उसको ये लगता है कि यार कल को ऐसा भी हो सकता है कि मैं एसेट लेने जाऊं तो ये मुझे एसेट उठाने ना दें, ऐसे बेचने ना दें, ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, उसको पोजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो लेंडर है, जो उधार देने वाला है, वो ये बोलता है कि भाई मैं जो आपसे सिक्योरिटी लूंगा वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट ये तो रखाऊंगा, इसके अलावा मुझे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। और एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर मुझे जो है डिबेंचर सर्टिफिकेट्स चाहिए। अब चूंकि अमाउंट जो होते हैं लोन्स के, जो कंपनीज के, वो बड़े बड़े अमाउंट के होते हैं, इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह से सेव करके चलना चाहते हैं, पूरी तरह से सिक्योर करके चलना चाहते हैं। तो वो लोग कुछ एसेट्स को जो होती हैं वो कंपनी की, उसको तो गिरवी रखाते हैं, उस सिक्योरिटी में रखाते हैं। इसके अलावा एडिशनल सिक्योरिटी भी रखाते हैं, और एडिशनल सिक्योरिटी में वो कहते हैं कि हमें आप अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट्स दे दीजिए। वो ये कहते हैं कि डिबेंचर सर्टिफिकेट्स जो है वो हम यूज नहीं करेंगे, उन डिबेंचर्स को जैसे आप दोगे वैसे के वैसे ही उठा के हम रख देंगे। हम केवल उन डिबेंचर सर्टिफिकेट्स को तब यूज करेंगे, तब निकालेंगे जब आप हमारे पेमेंट्स नहीं करोगे। पेमेंट कौन सी? उनके प्रिंसिपल अमाउंट की, उनके इंटरेस्ट की। अगर आप पेमेंट्स करने में, कंपनी पेमेंट करने में डिफॉल्ट करती है और उनको पेमेंट नहीं देती है टाइम से, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट निकालते हैं और अपने आप को एज ए डिबेंचर होल्डर प्रेजेंट कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एज ए डिबेंचर होल्डर उनको क्या इसमें एडवांटेज मिलता है। देखिए, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनके पास जो है बड़ी स्ट्रांग पोजीशन होती है, उनकी एक अलग से ट्रस्ट बनी हुई होती है, और वो जब चाहे कोर्ट में जाकर के अपने पैसे को रिकवर करा सकते हैं। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट होने का मतलब ये कि आपका पैसा बड़े अच्छी तरह से सिक्योर्ड है। ज्यादातर केसेस में सिक्योरिटी होती है, और एक डिबेंचर ट्रस्ट भी बनी होती है, एक अलग से ट्रस्ट बनी होती है, और वो ट्रस्ट जो है आपका सपोर्ट करती है। कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से पैसा रिकवर करा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। तो इसलिए जो लेंडर होते हैं वो कहते हैं भाई हमें जो है आप सिक्योरिटी में डिबेंचर सर्टिफिकेट्स दीजिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्हीं चीजों को समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम डिबेंचर सर्टिफिकेट्स देते हैं, तो किस तरीके से हम एंट्रीज पास करते हैं। और यहाँ पर एक और जो चीज आपसे पूछी जाती है वो होता है कि आप इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। तो हमने आज के टॉपिक में यही पढ़ना है कि जब हम डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, और कोलैटरल सिक्योरिटी इसको कहा जाता है इस तरीके से, जब एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे, तो हम टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्क्रीन्स, तो आइए 1 मिनट के लिए। देखिए, टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आपको मैं ये शीट भी शेयर कर दूंगा, और इसको आज के आज प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, और चीजों को पेंडिंग ना रख के उसके जिस दिन का जो टास्क है वो उसी दिन खत्म किया जाए। तो देखिए, कोलैटरल डिबेंचर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, क्या कहते हैं। कोलैटरल डिबेंचर्स आर दो डिबेंचर्स विच आर इश्यूड टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या हम यहाँ पे लेंडर्स भी कह सकते हैं। किसको इश्यू करते हैं? बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? जो बड़े बड़े अमाउंट के फाइनेंसेस करते हैं कंपनीज को। इंडस्ट्रियल बैंक्स रहते हैं जो बड़े बड़े हैवी अमाउंट फाइनेंस करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वो उनको पैसा देते हैं।
तो क्या बोलते हैं, दोज डिबेंचर्स विच आर इशूड टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज एन एडिशनल सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब है मुख्य। क्या होता है कि पहले कोई एक मेन सिक्योरिटी में वो जो लैंडर्स होते हैं, वो बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, कुछ इस तरीके से कुछ आपके पहले वो चीज को गिरवी रखाते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे रखाते हैं। तो वो जो सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं और वो जो सिक्योरिटी के तौर पे चीज दी जाती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी जो दी जा रही है उसको कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। तो हमने यहाँ पर ये कोलैटरल का मतलब समझ लिया कि ये एक तरह से प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दी जा रही है और वो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में होती है। However, if the company fails to repay the loan along with interest in time, the lender is at liberty to recover its due from the sales of primary security at first instance. If the realizable value of primary security is insufficient to clear its dues, the lender has the right to invoke the benefit of collateral security. तो ऐसे में क्या होता है कि वो पहले तो मेन सिक्योरिटी जो रखी होती है उसको बेच करके पैसा निकालने की कोशिश करता है जब कंपनी पैसा नहीं पे करती है, और फिर उसके अलावा वो क्या करता है कि डिवेंचर होल्डर बन करके भी जो अपने रिकवरीज होती हैं, जो पैसे हैं, वो वैसे भी वसूल कर लेता है। यहाँ पर थ्योरी से आप केवल 2 सेंटेंस याद रखें, शुरुआत के 2 सेंटेंसेस वही काफी हैं। और अब हम आगे चलते हैं, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में या सम्स के फॉर्म में कैसे हमसे पूछा जा सकता है। सम्स के फॉर्म में वो आपसे बोलेंगे कि आप इसका प्रेजेंटेशन दिखाइए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस प्रकार से आप शो करेंगे। हमको बैलेंस शीट में शो करने से पहले एक बात और समझनी है कि जब हम डिबेंचर्स को बतौर कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 मेथड है, 2 तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों मेथड्स को सॉल्व करें, दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन करते हैं, एक फर्स्ट मेथड से, एक सेकंड मेथड से। और फिर उसके बाद देखिए आपको दोनों मेथड इसलिए आते होने चाहिए, खासतौर पर आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स को वो स्पेसिफिकली ये मेंशन कर देते हैं कि नहीं जी आप इस मेथड से करें, जबकि सीबीएसई स्टूडेंट्स को अक्सर वो चॉइस में ही पूछते हैं कि आप कैसे इसको प्रेजेंट कर दो, आप बताओ प्रेजेंट कैसे करोगे। तो हमें पता दोनों मेथड होने चाहिए। और आइए अब हम मेथड्स को समझते हैं। जो पहला मेथड है उसको हम नोट मेथड कहते हैं और सेकंड मेथड को हम एंट्री मेथड कहते हैं। नोट मेथड का मतलब क्या है कि यहां पर हम जो डिबेंचर्स बतौर सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हैं उसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करते। अब डिबेंचर हमने दिए तो इनफैक्ट में उसकी कोई जर्नल एंट्री बनना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, अगर आप ध्यान दें। पर पॉसिबल होगा आगे वाले क्वेश्चन में, आगे वाले मेथड में क्या है कि हम उसको बोलते नहीं जी एंट्री पास करनी है, एंट्री पास कैसे भी हो बना दो, तो वहां पर एक एंट्री फॉर्म होती है। यानी कि कुल मिला के 2 मेथड है, एक में क्या करना है, हमें नोट प्लेस करना है, और दूसरे मेथड में क्या है, हमें एंट्री फॉर्म कर करके फिर उसको दिखाना है, फिर उसको प्रेजेंट करना है। नोट में क्या है कि हम बतौर इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में बताते हैं जी इतने इतने हमने डिबेंचर्स हैं, इतनी वैल्यू के डिबेंचर्स हैं, और ये हमने लोन लेते समय इश्यू किए एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। अब देखिए इसकी इनफैक्ट में अगर हम बात समझे तो जर्नल एंट्री जो है ना वो फॉर्म नहीं हो पा रही होती है। देखा जाए तो कैसे नहीं हो पा रही होती है, देखिए लोन लिया, लोन लेना एक प्रोसेस सेपरेट हो गया। अब वो बोलते हैं जी कुछ सर्टिफिकेट हमें दे दो, तो अब जब हम पब्लिक को सर्टिफिकेट्स दे रहे होते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स दे रहे होते हैं, तो वहां से तो पैसे आ रहे होते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, वन वे, हमने सर्टिफिकेट का बंडल उनको इश्यू कर दिया, उनको सर्टिफिकेट्स पकड़ा दिए। तो अब जा तो रहा है कुछ, आ कुछ नहीं रहा होता है। तो इनफैक्ट में एक्चुअल वे में एंट्री फॉर्म करना जो पॉसिबल नहीं होता, बट क्या है कि हम उसको एज्यूम करके सपोजिशन पर बेस एक एंट्री पास करते हैं, और वो हम नेक्स्ट मेथड में सीखेंगे। तो पहले क्या है, हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, और क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हम नोट मेथड से करते हैं क्वेश्चन। तो आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लें, और मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहा हूँ। क्या कहते हैं, इशिका लिमिटेड बोरोड ₹50 लाख from Industrial Financial Corporation of India. In addition to the principal security, the company deposited its ₹52 lakh
10% डिबेंचर्स विद द कॉर्पोरेशन एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब यहां पर क्या हुआ कि कंपनी ने 50 लाख रुपीस का लोन लिया है और IFCI से, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब 50 लाख का लोन लिया है, कुछ सिक्योरिटी और भी दी होगी, जो सिक्योरिटी दी है वो उन्होंने हमें बताई नहीं। इन्होंने बताया कि डिबेंचर्स को हमने इश्यू किया है, डिपॉजिट किया उनके पास एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। देखिए, जो उधार देने वाला होता है ना, जो लेंडर होता है, वो अपने पैसे की सेफ्टी पूरी तरह से करके चलता है। बोलता है मुझे एसेट्स भी गिरवी रख दो, मुझे डिबेंचर्स भी दो, पूरा पैसा सेफ रखना चाहता है। वो ये चीजों को छेड़ेगा नहीं, वो आपको परेशान तभी करेगा जब आप उसका पेमेंट नहीं करोगे, जब आप उसका इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे, जब आप उसके इंटरेस्ट नहीं पे करोगे। तो वो अपना फिर जब नहीं पेमेंट करोगे तो फिर उसको ये हथियार लगाने ही पड़ेंगे। वो आपके सामान को बेचेगा, डिबेंचर्स को रिलाइज कराएगा, कोर्ट में जाएगा, सब ये काम करेगा वो। तो अब हम लोग इसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये बताना है हमने, और इसमें हम पहले मेथड से कर रहे हैं। पहले मेथड में क्या है कि कोई भी एंट्री पास नहीं करी जाती, केवल एक नोट दिया जाता है, नोट लिखा जाता है। नोट कहां पे दिया जाता है? ये बैलेंस शीट में दिया जाता है। और कैसे नोट दिया जाता है ये अब हम समझने जा रहे हैं। एक बात और भी बतानी है कि डिबेंचर जो होते हैं वो अक्सर ज्यादा वैल्यू पे इश्यू करवाता है लेंडर। अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो बोलेगा मुझे 15 लाख रुपए के डिबेंचर के सिक्योरिटी में दो, 20 लाख रुपए के डिबेंचर सिक्योरिटी में दो। वो ज्यादा डिबेंचर क्यों सिक्योरिटी में लेता है? असल में वो देखता है कि भाई 2-3 साल तक पता चला पैसा फंस गया हमारा, मेरे ब्याज भी तो रिकवर करनी है, उसने ब्याज भी रिकवर करनी होती है, पता चला कोई मुकदमा लग गया तो लिटिगेशन चार्जेस भी रिकवर करने हैं। तो उन सब चीजों को सोच करके बोलता है नहीं भाई मैं सेफ्टी लेके चलूंगा, मैं इसको निकालूंगा नहीं, जब तुम परेशान करोगे तब मैं निकालूंगा, अदरवाइज ये एज इट इज ये बंडल का बंडल लॉकर में पड़े रहेंगे। तो अक्सर जो सिक्योरिटी होगी डिबेंचर्स की वो ज्यादा वैल्यू होगी। 10 लाख का लोन लिया तो 15 लाख 20 लाख ऐसे डिबेंचर रखे होंगे। 5 लाख का लोन लिया 7 लाख 8 लाख, ज्यादा के ही मिलेंगे, कम के भी हो सकते हैं, बट हमेशा ज्यादातर केसेस में वो एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। तो ऐसे में हमें इसको बैलेंस शीट में शो करना है। और बैलेंस शीट में देखिए आपके बैलेंस शीट सिलेबस में भी है, सभी के CBSE और ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स के सिलेबस में है। और जैसे ही आप थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे उसमें ये फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू हो जाएगा ये पार्ट। तो वहां पे भी ये पढ़ना है हमने, और वहां पर और डिटेल में भी पढ़ना है, बट जितना रिलेवेंट पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बैलेंस शीट जैसे आप बनाते थे शेयर्स के समय में आपने सीखी हुई है, वैसी बैलेंस शीट यहाँ पर भी वही बैलेंस शीट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, वही बैलेंस शीट वैसी फॉर्मेट पे है। और ये पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। सारी कंपनीज इसी फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट को बनाती हैं एक्सेप्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि उनके अपने एक्ट हैं, उनका अपना एक्ट के अंदर उनके अपने वे से बैलेंस शीट बनाने के तरीके दिए गए हैं, उनके थोड़े स्पेशलाइज्ड वे से बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन होते हैं, और वो उनके अपने एक्ट हैं उनमें मेंशन्ड है कैसे बननी है। तो देखिए सबसे पहले मैं रिकॉल करा दूं आपको बैलेंस शीट का पार्ट, और आपने ऐसा शेयर्स के समय में भी पढ़ा था। बैलेंस शीट जो होती है वो हमेशा डबल कॉलम की बनती है कंपनीज के केसेस में। हमेशा हम साथ के साथ क्या करते हैं, एक पिछली पीरियड की भी उतने पीरियड की बैलेंस शीट को शो करते हैं ताकि कंपैरिजन कर सकें स्टेक होल्डर्स पहले से क्या चेंजेस हुए। तो एक प्रीवियस ईयर के फिगर का कॉलम भी साथ के साथ रहता है। तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि करंट ईयर के फिगर, और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है फिगर एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि प्रीवियस ईयर के। अगर हम इन नटशेल बात करें तो यहाँ पर जो कॉलम है पहला वाला, इसमें करंट ईयर के सारे फिगर्स लिखने, और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के फिगर लिख करके पुरानी बैलेंस शीट के फिगर्स भी लिखेंगे ताकि कंपैरिजन करके स्टेक सब चीजों को समझ सके। लायबिलिटीज की जगह पर जो हेडिंग है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। आपने शेयर होल्डर्स फंड से रिलेटेड सारा पार्ट शेयर्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब हम डिबेंचर से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए जो डिबेंचर्स हैं वो एक नॉन करंट लायबिलिटी ही होते हैं।
नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब कैसे है कि ऐसी लायबिलिटी जो कि लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए क्या मतलब क्या है, जिसका पैसा एक साल से ज्यादा समय के बाद देना है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और गहराई से इन चीजों को समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा शॉर्टकट में इस बात को समझते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है, ऐसी लायबिलिटीज जो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद पेबल है, और करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो साल भर के अंदर भीतर में पे करनी है। तो इतनी ही बात अभी सफिशिएंट है, फिर और भी होती है चीजें, हम उनको जब इस चैप्टर पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी हम डिबेंचर से रिलेटेड बात ही कर रहे हैं। देखिए, डिबेंचर इश्यू करते समय काफी सारे जो है हमारी फाइनेंस कॉस्ट भी पड़ती है, और डिबेंचर्स को जब कंपनी इश्यू करने का प्लान करती है तो वो अक्सर लंबे समय के लिए ही होता है, 5 साल 8 साल 10 साल तक के पीरियड के लिए वो डिबेंचर्स इश्यू किए जाते हैं। वो अपने लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के फुलफिल करने के लिए कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है। तो डिबेंचर्स की जो जगह है वो यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एक हेडिंग है, उस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर हम इसको शो करते हैं। तो मेन हेडिंग क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर ये ABCD ऐसे चार हेडिंग्स हैं। तो लॉन्ग टर्म जो बोरिंग्स हैं इसमें हम लोग शो करते हैं डिवेंचर्स को। अब देखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये मैं आपको उतना ही रिलेवेंट पार्ट लेके समझा रहा हूं, बाकी जब हम पढ़ेंगे तब हम उस समय डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और आपको पहले मैंने बताया कि नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर 4 हेडिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहां पर जो ए हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, जो हेडिंग है वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो अब जो नॉन करंट लायबिलिटीज है इसको कहते हैं मेजर हेडिंग या मेजर हेड, और इसके अंदर जो हेडिंग है इसको हम कहते हैं सब हेड, यानी कि मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर हम दिखाते हैं ये 5 चीजों को। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिबेंचर को किस हेडिंग के अंदर दिखाते हैं, तो आपका आंसर होगा मेजर हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है आपका। खैर, इसको हमने अभी डिटेल में पढ़ना है जब हमने 3rd बुक स्टार्ट करनी है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स, जो भी मॉर्गेज लोन्स हैं, जो गिरवी रख के लोन लिए गए होते हैं, सिक्योरिटी में कुछ दे रख के लोन लिए गए होते हैं, वो सारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आते हैं। कुल मिला के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर वो सारे लोन्स हैं जिसको 1 साल के बाद पे करना है। और डिबेंचर्स बाय नेचर जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का ही पार्ट है, क्योंकि डिबेंचर कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं इश्यू करती। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अब मान लो कि अमित कहें जी मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा, मैं तो शॉर्ट टर्म इश्यू करूंगा, तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, उसकी फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो कंपनी क्या करती है उसी हिसाब से प्लान करती है, लंबे समय के लिए डिबेंचर्स को इश्यू करती है। अब हमने अभी तक ये बात समझी है कि डिबेंचर्स को किस हेड में दिखाना है। अब हम आ रहे हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। देखिए, मैंने यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट बनाई है, क्योंकि मैंने तो कॉपी पेस्ट का काम किया। मैंने फॉर्मेट एक बार टाइप कराया हुआ और उसको पेस्ट करते जा रहा हूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी बैलेंस शीट बनाओ। आप क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, मेन हेडिंग जो है आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखोगे, फिर ये जो ब्लैक में हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, इतना ही लिख दोगे फर्स्ट, फिर सेकंड लिखना चाहो तो लिख दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद आप नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, केवल ये जो मेन हेडिंग्स हैं जिसको मेजर हेड्स कहते हैं, ये आप लिख दीजिए, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स उसका ए पार्ट लिखिए। देखिए, मैंने यहाँ पर भी इसको छोटा करा है, मैंने इसके सब पार्ट्स को नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड में लाया। इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर अभी हम देख के आए हैं कि उसके काफी सारे पार्ट्स होते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर ABCD पार्ट्स होते हैं, और हम कौन सा पार्ट लिखेंगे इसके अंदर, केवल अपना काम का पार्ट।
और बैलेंस शीट बनाते समय हम ऊपर लिख देंगे रिलेवेंट पार्ट ओनली, या एक्सट्रैक्ट्स या एक्सेप्ट्स भी लिख सकते हैं। यानी कि हम बैलेंस शीट पूरी नहीं बना रहे हैं, हम केवल जितनी जरूरत की चीज है उतनी बता रहे हैं। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर क्या शो करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। और नीचे एसेट वाले पार्ट को आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे में शेयर होल्डर्स, आप ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज लें, शेयर होल्डर्स फंड लिख दें हेडिंग। सेकंड आपका मर्जी है, लिखना चाहे लिख दें, ना लिखना चाहे ना लिखें, ये सिलेबस में नहीं है। थर्ड लिखें और इतना पार्ट बैलेंस शीट का लिख दें, बस इतना आप ड्रॉ करेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर भी तमाम सारी चीजें होती हैं। 10 तरह के लोन हैं, तो 10 तरह के लोन्स को अगर हम एक जगह लिखेंगे और एक एक हेडिंग के अंदर 10-10 20-20 एसेट है तो बहुत बड़ी बैलेंस शीट बन जाती है। मैंने आपको शेयर्स की बैलेंस शीट बनाते जब बनाई थी, जब हमने सीखी थी, तो उस समय मैंने आपको पूरा एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट दिखाया था और आपको बताया था कि कितना ज्यादा वास्ट इनके पास एसेट्स है, इतनी बड़ी बुकलेट है, तो वो पूरी चीजें एक साथ नहीं दिखाई जा सकती। तो हमने यहाँ पर क्या करना होता है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है वो हेडिंग लिखनी है और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को एक कोई नोट नंबर दे देना है। यहाँ पे हमने इस जगह पे नोट नंबर दे देना है। तो आपको नोट वाला सिस्टम भी पता ही है कि नोट यहाँ पर हर एक चीज के शेयर कैपिटल कितना है वो सारा एलॉबरेट कहाँ के किया होगा, नोट्स में दिया होगा, जिसको हम नोट्स टू अकाउंट कहते हैं। तो हमने नोट्स टू अकाउंट में ही सारी चीजों को सुसज्जित रूप से दिखाना है, बाकी ये तो सिर्फ उतना पार्ट मेन जो है शो करने के लिए। तो नॉन करंट लायबिलिटीज काम की चीज है और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारे काम की चीज है। इसके आगे यहाँ पर इसके सामने जो जगह आ रही है इस पे हमने नोट नंबर लिख देना है। तो नोट नंबर मैंने 1 लिख दिया। अब 1 में नोट में मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन देना है। यहां पे लिखना है मैंने नोट्स टू अकाउंट, और फर्स्ट नोट नंबर मैंने यहां पे बताना है। क्वेश्चन में देखना होगा हमें कि कितने रुपए की हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं और साथ के साथ हमें यह भी देखना है लोन कितने का लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो लोन किससे लिया है वो हमने लिखना है। लोन किससे लिया था हमने, IFCI से। तो इस जगह पर हम फर्स्ट हेडिंग जो है वो लिख दे रहे हैं लॉन्ग। अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम यहां पर, क्या बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये हेडिंग है फर्स्ट। इसके अंदर कई तरह के लोन हो सकते हैं, मॉर्टगेज लोन, सिक्योर्ड लोन, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सारे जितने भी लोन्स हैं वो सारे यहाँ पे दिखाने होते हैं। अब अगर 10 लोन लिए हैं तो 10 को हमने टोटल करके ऊपर बैलेंस शीट में एक पार्ट ले जाना है। तो हमने यहाँ पे जो लोन लिया है वो लिया था लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कोई बैंक है तो बैंक का नाम स्टेट बैंक है तो लोन फ्रॉम स्टेट बैंक लिख दीजिए, जो भी उसका जो है नाम है वो लिखना है। लोन कितने का लिया था हमने, 50 लाख रुपीस का। यहां पे हमने लोन का अमाउंट लिख दिया 50 लाख। यहां पर अब हमने नोट देना है। नोट में एक्सप्लेन करना है कि हमने क्या क्या चीज इनको दी है, सिक्योरिटी में कितने डिबेंचर्स दिए हैं वो बताने हैं। तो क्वेश्चन में देखिए आपने कितने डिबेंचर्स दिए हुए हैं, इश्यू किए हैं। आपने 52 लाख रुपीस के डिबेंचर्स उनको इश्यू किए थे और 10% डिबेंचर्स थे। तो आपने यहाँ पे लिख देना सिक्योर्ड बाई इश्यू ऑफ रुपीज 52 lakh 10% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे हम लिख देंगे
secured by issue of 10% debenture of rupees 52 lakh as collateral security। यहां पे केवल नोट दिया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे टोटल करना है। पिछला फिगर अगर हमें पता है तो पिछला, यहाँ पे जो ईयर दिया हुआ है वो करंट ईयर होगा, इस जगह पे प्रीवियस ईयर होगा। प्रीवियस ईयर का अगर फिगर पता है तो वो प्रीवियस ईयर का लिखा जाएगा। यहाँ पे तो है ही नहीं तो इसलिए ब्लैंक लिख दिया हमने, और ये अमाउंट आ गया 50 लाख। और केवल यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर को फॉलो करते हुए हमने पूरी बात को डिस्क्लोज किया। हमने यहाँ पे ये बता दिया कि इतने रुपए के डिबेंचर्स जो हैं वो हमने बतौर सिक्योरिटी दिए हुए हैं। और ये जो फर्स्ट जो है हमने टोटल किया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जितना टोटल आ रहा है वो उठा करके हमने अपनी मेन बैलेंस शीट में दिखा देना है। तो बैलेंस शीट की जो मेन जो वहां पर मेन की लाइन पे जो आइटम्स होते हैं, इनको हम सारी चीजों को जो बैलेंस शीट में लिख रहे होते हैं उनको हम लाइन आइटम्स भी कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है कितने रुपए की, 50 लाख रुपीस की, और डिबेंचर्स के लिए हमने कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। अगर हम बैलेंस शीट इतनी बनाना चाहें तो इतने भी बना सकते हैं, और आप इतना लिख करके ही छोड़ सकते हो। और बाकी हम चाहें तो यहाँ पर अभी मैं बैलेंस शीट क्योंकि बनी हुई है तो मैं कंप्लीट कर दूं, आपको नीचे एसेट वाला पार्ट बना के नहीं दिखाना है। मैं इसलिए कर दे रहा हूँ यहाँ पे टोटल क्योंकि मेरे पास ड्रॉन है। यहाँ पर क्या है कि जब लोन लिया होगा तो उतने पैसे मेरे पास आए होंगे, तो बैंक बैलेंस उतना 50 लाख रुपीस का बढ़ गया होगा। अब आपको एक बात और बतानी है, यहाँ पर आप कंपनी का नाम लिख देंगे। कंपनी का नाम था इशिका लिमिटेड, इशिका लिमिटेड लिख देंगे हम। जर्नल की बात अगर हम करते हैं तो जर्नल एंट्री यहां पर कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं होगी, केवल हमने यहाँ पे क्या दिया, नोट दिया। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री नहीं होती कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए, पर लोन लेने के लिए एंट्री होगी। तो आपको एक जर्नल ड्रॉ करना होगा छोटा सा, और उसमें आप लोन लेने के लिए एंट्री पास करेंगे। तो लोन जब हम लेंगे तो लोन लेने की एंट्री होगी। हमारे पास जो है हमारे बैंक में वो पैसा भेजेंगे जितना लोन लेंगे। तो डेबिट द रिसीवर कौन होगा, हमारा कंपनी का बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 50 लाख रुपीस जाएंगे हमारे पास जो हमने लोन लिया है। और कहां से लोन लिया है, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कितने का लोन लिया है, 50 लाख रुपीस का। डेबिट द रिसीवर बैंक, क्रेडिट द गिवर IFCI। और कहां पर पैसा जमा हुआ, हमारे बैंक में जमा हुआ, इसलिए हमने डेबिट द रिसीवर लिखा। और लोन किससे लिया, IFCI से। तो क्रेडिट द गिवर IFCI है, पर हम साथ के साथ मेंशन करेंगे कि ये क्या है, हमारा लोन है। तो हमेशा जब भी लोन लिया जाता है तो लोन वर्ड यूज करते हैं, और किससे लोन यूज ले रहे हैं वो भी लिखते हैं। अगर ये हमने बैंक से लिया तो लोन फ्रॉम बैंक, और अगर हमने ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड से करेंगे, जिसको हम एंट्री मेथड का नाम दे रहे हैं। तनु लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹3 lakh फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया, for which company placed with the bank debenture of ₹4 lakh as collateral security। 3 लाख रुपए का लोन लिया है, और हमने यहाँ पर जो सिक्योरिटी में डिबेंचर्स दी हैं वो कोलैटरल सिक्योरिटी में 4 लाख है। कुछ सिक्योरिटी अलग से भी दी गई होगी।
तो वो बता ही नहीं है। अगर बताते हैं कि मशीन गिरवी है तो ब्रैकेट में वो भी लिखते हैं कि सिक्योर्ड बाय मशीनरी, और फिर अगली लाइन में लिख देते हैं जी हमने ये कोलैटरल सिक्योरिटी में भी इतने डिबेंचर्स दिए हुए हैं। इसको कैसे हमने प्रेजेंट करना है, इसके लिए हम चल रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। मैंने अभी जर्नल ड्रॉ कर लिया। यहां पर पहले लोन ले रहे हैं, लोन लेने की एंट्री होनी है वैसे ही, लोन लेने की जो पहले एंट्री थी वही वैसे ही। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। कितने रुपए का लोन लिया हमने? 3 लाख रुपीस का। दोनों मेथड में आप ये समझिएगा कि लोन लेने की एंट्री तो पास करनी ही है। डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए एंट्री पास करनी कि नहीं करनी, ये आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन की भाषा को देखते हुए। अब कई जने मेरे से ये पूछते हैं कि सर आप बताइए कि अगर कुछ भी ना दिया हो और वो बोलते हैं जी आप इसको बैलेंस शीट में शो करो, जैसे कि हमने क्वेश्चन दिया उसमें कुछ नहीं लिखा है, तो बेटर वे है कि आप जर्नल एंट्रीज वाले वे को यूज करें। जर्नल एंट्रीज वाले वे में आप बेहतर तरीके से अपने सारी बातों को बता पाते हैं। अब देखिए जर्नल एंट्री क्यों नहीं करी जा रही थी? असल में जर्नल एंट्री फॉर्म होने के लिए क्या है, वन वे ट्रांजैक्शन है तो फॉर्म कैसे किया जाए। वो बोलते हैं जी हमें डिबेंचर सर्टिफिकेट दो, हमने डिबेंचर सर्टिफिकेट पैक करे उनको दे दिए उठा के, तो क्रेडिट जा रहे हैं, डिबेंचर्स तो जा रहे हैं हमारे पास से, ये तो हो गया क्रेडिट में जा रहे हैं। बस कुछ नहीं रहा, पहले तो पैसे आ रहे थे जब हम इश्यू कर रहे थे डिबेंचर्स बाकियों को, वेंडर को या कैश में, तो पैसे मिल रहे थे, या अगर हमने वेंडर को इश्यू किए थे तो पैसे नहीं की जगह उसकी जगह कोई एसेट्स मिल रही थी। यहाँ तो सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि हमारे पास से क्या है, जो डिबेंचर जब इश्यू कर रहे हैं तो डिबेंचर को तो क्रेडिट करना है। कितने परसेंट डिबेंचर है कुछ बताया नाम, तो वो हमने लिखना है। कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं नहीं बताया, तो अगर बताया होता तो हम परसेंटेज जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं, हम अभी लिख देंगे टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। अब भाई एंट्री तो इन फैक्ट में अगर देखें तो बन क्यों नहीं रही है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो अब एंट्री को कंप्लीट करना है, यहाँ पे नहीं बोलते जी हमने एंट्री को पास करनी है, तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, इस एंट्री को अपने आप कंप्लीट करते हैं और इस जगह पे लिखते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए के डिबेंचर इश्यू किए? 4 लाख। यानी कि अगर आपसे पूछ रहे हैं क्या एंट्री पास करनी है, तो एंट्री आपको कैसे याद रखनी है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो डिबेंचर्स हो गया, डेबिट में कुछ नहीं है, वहां लिखना है डिबेंचर सस्पेंस। तो एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट 4 लाख रुपीस। यहाँ पे आप नरेशन अगर लिखेंगे पहले वाली एंट्री में, और ये याद रख लीजिए कि जब भी आपको जर्नल एंट्री लिखनी है आपको नरेशन सदैव लिखनी ही लिखनी है। तो पहले वाले की तो एंट्री यही होगी कि बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे वाले में क्या आप लिखोगे? बीइंग -% डिबेंचर्स इश्यूड टू बैंक एज कोलैटरल सिक्योरिटी। दैट्स इट। बात यहाँ पे नहीं खत्म होती, बात जो है ये आगे चलती है। इसमें हमेशा वो आपसे ये पूछते हैं कि आप बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। तो फिर अब हम आ रहे हैं बैलेंस शीट में इसके प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले ऊपर आप लिख देंगे यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम है, हमारे यहाँ पर कंपनी का नाम है तनु लिमिटेड। इस जगह पर आप करंट ईयर लिख दीजिए, इस जगह पर प्रीवियस ईयर लिख दीजिए, जो भी डेट है यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए, डेट्स आर गिवन। और पहले भी आपसे डिस्कस हो चुका है कि डिबेंचर्स को हमने किस हेडिंग में दिखाना होता है, वो हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसका कोई नोट नंबर दे दीजिए, जैसे नोट नंबर 1 दे दिया मैंने, और नीचे आकर के नोट नंबर 1 में सारी बात को हमने एक्सप्लेन करना है। नोट्स बनाने हैं, वहां पे लिखना है नोट्स टू अकाउंट, और
नोट्स टू अकाउंट्स, कौन सा नोट है, फर्स्ट नोट बना रहे हैं क्या, इस चीज का है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर डिबेंचर्स हो गए, मॉर्गेज हो गए, इस तरह के लोन्स जो लंबे समय के लिए आप बोरो कर रहे हो, उन सारे लोन्स को दिखाना होता है। बैंक से लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, सब यहाँ पर आते हैं। तो अब आप लिखोगे जी लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। आपने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है कितने का, 3 लाख रुपए का। ऊपर आपने करंट ईयर लिख देना है, यहाँ पे अगर कोई प्रीवियस ईयर का फिगर दिया तो उसको आपने लिख देना है। फिर इसके बाद आपने अब जो डिबेंचर, पहले यहां पर जब आपने डिबेंचर इश्यू किए थे तो आपने क्या किया था, आपने ना एक नोट दिया था। आपकी बार नोट नहीं देना, अब आपने क्या करें, डिबेंचर इश्यू करें। तो अब आप डिबेंचर्स को लिखोगे, कितने के डिबेंचर्स हैं, अगला पार्ट लिखेंगे आप %% डिबेंचर्स, ठीक है। अगर ये बताया ये 100 रुपीज वाले हैं, 1000 रुपीज वाले हैं, नंबर्स बताए तो हमने वहां पे नंबर्स भी मेंशन कर देने, 4000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, वगैरह वगैरह अगर मेंशन है तो इसमें तो बताया नहीं हुआ था, हमने इसलिए सीधा लिख दिया। अदरवाइज हमने वहां पे नंबर्स और पर डिबेंचर का जो रेट है वो भी मेंशन करना है। अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देते जी कि उन्होंने 4000 डिबेंचर किए 8% वाले इश्यू और 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो हम यहाँ पे लिखते जी 4000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100। तो बस वो एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि ये जो डिबेंचर्स जो है ना, ये तो आपने इनफैक्ट में इशू नहीं किए, आपने केवल सर्टिफिकेट बना करके उनको पकड़ा दिए उनको कि भैया जब ना दे तो उसको निकाल कर आप डिबेंचर होल्डर बन के हमसे पैसा वसूल लेना। तो अब यहाँ पर इसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो आपने समझना है। कितने रुपए के डिबेंचर इश्यू किए ये आपने इनर कॉलम में लिखना है। अगर आपने वाकई में इश्यू किए होते हैं डिबेंचर तो वो आप बाहर लिख रहे होते हैं, आप तब यहाँ पे लिखते हैं। आप जो भी और डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, जो आपने पहले डिबेंचर इश्यू किए हैं अदर देन कैश इश्यू किए हो या कैश में इश्यू किए हैं, वो सारे डिबेंचर्स यहीं पे सारे मेंशन होंगे। बट जो डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में दिए उनको आपने यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से ये डैश परसेंटेज है, यहाँ पर जो भी परसेंटेज है 6%, 3%, 10%, 8%, जो भी परसेंटेज है वो आप मेंशन करोगे। इसमें से आपने फिर क्या करना है, ब्रैकेट में यहाँ पर ये भी लिखना है इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये आपने ब्रैकेट में एक्सप्लेन करना है। फिर इसमें से आपने ये तो परसेंटेज मेंशन किया, इस जगह पर आपने लेस करना है आपका कौन सा अकाउंट था, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस, जो आपने जबरदस्ती अकाउंट बनाया हुआ समझ लीजिए। और लायबिलिटी अभी इसकी आपने दिखानी है इंटेल। क्यों? क्योंकि भैया हमने अब एंट्री पास करी है, वो सपोजिशन पर बेस्ड है, हमने कि वो जब नहीं देंगे तो देगा, तो लायबिलिटी हमारी यहाँ पर शो नहीं करनी है, हमने यहाँ पे ब्लैंक डालना है। इसके बाद इसका हमने टोटल कर देना है और बैलेंस शीट में अमाउंट केवल लोन का जाएगा। तो आपको बात ये समझ में आनी है कि जब हम सस्पेंस लिख करके एंट्री पास कर रहे होंगे तो वहीं पे इनर कॉलम में ये आपका मेन पार्ट होगा। जो मार्क्स हैं वो सारे इस एरिया के मार्क्स आपके पूरे डिपेंड करते हैं। आपने इसको कितने बेहतर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, ये वाला एरिया आपका, इस पार्ट को यहां पर आपने अच्छे से लिख के बताना है। मेन लर्निंग का पार्ट है ही यही कि हम इसमें माइनस इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी पूरा लिख देना है, परसेंटेज लिख देनी है,
और इस जगह पे लायबिलिटी कोई नहीं आनी चाहिए। अब देखिए फर्स्ट में कितना टोटल आ रहा था, हमारा टोटल आ रहा है 3 लाख रुपीज का। हमने यही टोटल यहाँ ले जाना है। और अगर कोई और लायबिलिटी दिखाते हैं, मान लेते हैं कभी कभी एक क्वेश्चन मैंने एक बार बहुत पहले देखा था, तो उसमें उन्होंने अलग से भी 10 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू किए हुए थे पब्लिक को। तो 10 लाख रुपए के अगर डिवेंचर इश्यू किए हुए थे पब्लिक को, तो उन डिवेंचर्स को आपने क्या कर देना था, फिर यहाँ पर लिख देना था -% डिवेंचर 10 लाख और टोटल 13 लाख कर देना था। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में बताते हैं कोई और डिवेंचर है, कोई और लोन है, तो उस डिवेंचर लोन को भी दिखाना है। पर ये जो कोलैटरल सिक्योरिटी वाले हैं, ये असल में आज की तारीख में कोई लायबिलिटी है नहीं, बट ये रियलाइज हो जाए, ये हो सकती है डेवलप अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो। इसके बाद हमने यही अमाउंट यहाँ पर उठा के लिख देना है और लिख देना है जी इसका अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपीस। और बैलेंस शीट में आपने इतना ही 3 लाख तक का लिख करके टोटल करके छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप करंट लायबिलिटीज और ये सारी हेडिंग्स भी छोड़ सकते हो। केवल एक हेडिंग लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा हेडिंग लिखो नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा आप लिखो लॉन्ग टर्म बोरिंग। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपको टाइम में लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है मेरे पास, तो फटाफट से ड्रॉ करिए, केवल जितना पार्ट मैंने हाईलाइट किया उतना पार्ट लिख दीजिए तो भी चलेगा, और साथ में नोट टू अकाउंट बना दीजिए। बाकी बैलेंस शीट बिल्कुल मत दिखाइए, टोटल ना करेंगे तब भी चलेगा, इतना पार्ट शो करना भी इट्स ओके। नीचे वाला एसेट का पार्ट तो आपको बिल्कुल बनाना ही नहीं है, मैं अभी बना दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। तो इस जगह पे क्या होगा, हमारे पास बैंक में पैसे आए होंगे, तो मैंने लिख दिया जी बैंक में पैसे हैं। कितने पैसे हैं, 3 लाख। 3 लाख कैसे होंगे, जो हमने लोन लिया है। और इस जगह पर हम लिख देते हैं, बैलेंस शीट जहां बना रहे होते हैं वहां पर बैलेंस शीट के साथ में मेंशन कर देते हैं इस जगह पर, क्योंकि हमने पूरी बैलेंस शीट तो बनाई नहीं है, तो हम लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट। इस जगह पे हेडिंग लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट, या आप चाहें तो कुछ लोग ये भी लिखते हैं रिलेवेंट पार्ट ओनली। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से करिएगा।